अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी इस वीडियो में आपको ऐसे 60 इंपॉर्टेंट मोस्ट लाइकली और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की के इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। वो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और उनके जवाब भी डिस्कस करने से पहले मैं एक सक्सेस स्टोरी डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, जो कि इसी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान से जुड़ी हुई है। 11 जनवरी 2026 को इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए, जिसका रिजल्ट भी आया, जिसमें 388 लोग ऑलमोस्ट क्वालिफाई किया उन लोगों ने एमसीक्यूज बेस्ड पेपर में, और साथ इंग्लिश ऐसे में फाइनली तौर पे 388 लोग जो हैं उन्होंने इंग्लिश ऐसे का पेपर भी पास किया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले एक मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, एक स्टूडेंट हैं। मैं उनको नहीं जानता था। उनका नेम है बाबर अली, और बाबर अली ने मुझसे यूट्यूब के ज़रिए ही रब्ता किया और उसने बताया कि सर, मेरा जो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, वो देने के बाद इंग्लिश ऐसे देने का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि इंग्लिश ऐसे को मैं अपने लिए बहुत बड़ा अपहिल टास्क समझता था, एक मुश्किल काम समझता था, जो एक डॉन्टिंग टास्क था, जो उसको लेबोरियस लगता था, जो उसको वरीसम लगता था, जो उसके लिए एक एक आप कह सकते हैं कि एक नियर टू इम्पॉसिबल टास्क था। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मैनी पीपल हुम आई नो पर्सनली, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं। वो एकेडमीज की जो हेफ्टी फी होती है डिफरेंट एकेडमीज की, वो नहीं पे कर सकते, और उनके पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं होता। तो वो ये समझते हैं कि इंग्लिश ऐसे जो है वो हमारा काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो पीएमएस और सीएसएस की तैयारी के लिए साल हर साल तैयारी करते हैं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाबर अली ने मुझसे रब्ता किया इस इस यूट्यूब चैनल के जरिए, और उसने वो मेरे चैनल को उसने देखा, रैंडमली उसने सर्च किया असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के हवाले से, इंग्लिश ऐसे के हवाले से। उसको मेरा चैनल नज़र आया, उसने वीडियोस देखी मेरी इंग्लिश ऐसे के ऊपर, और उसने माइंड बना लिया कि मैंने इंग्लिश ऐसे की तैयारी इन्हीं लाइंस पे करनी है। मेरे इस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोडेड हो चुकी थी, जो मैंने अपलोड की थी इंग्लिश ऐसे का जो पेपर हुआ 11 जनवरी 2026 से, उससे एक महीना पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, 9 मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश ऐसे टॉपिक्स फॉर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर एग्जाम, इंग्लिश एज एग्जाम। तो उस कैंडिडेट ने वो 9 जो टॉपिक्स से उनकी वो वीडियो देखी। वो लेंथी वीडियो थी, ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो थी, 40 to 50 मिनट्स या ऑलमोस्ट इतनी थी वो। उसने वो वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए कि ये टॉपिक्स आ सकते हैं। उन टॉपिक्स की मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई, और उन टॉपिक्स के ऊपर ब्रीफली मैंने बताया कि अगर इस किस्म का टॉपिक आता है तो आप उसके ऊपर किस किस्म के सोर्सेज कोट करेंगे, किस किस्म की आपकी आउटलाइन होनी चाहिए। खैर, वो वीडियो उसने देखी। उस वीडियो में से 2 टॉपिक्स बाइन ही एज इट इज जो है वो पेपर में अपीयर हुए। एक टॉपिक के अंदर तो एक लफ्ज का भी एग्जामिनर ने फर्क नहीं किया। वो वीडियो कौन सी थी, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स ने अपने फीडबैक दिया हुआ है कि सर एग्जैक्टली आपके बताए हुए टॉपिक जो है वो पेपर में अपीयर हुए। उस कैंडिडेट ने वो पेपर दिया, यानी कि वो वीडियो देखी, अपने आप को उन लाइंस पे तैयार किया, उसने पेपर दिया बगैर किसी एकेडमी को अटेंड किए, और उसका पेपर पास हुआ। उसने ये जो न्यूज़ दी मुझे, गुड न्यूज़, वो भी उसने इसी मेरे यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके दी, और उसने बताया कि सर, मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने उन्हीं लाइन पे तैयारी की, मैंने वही टॉपिक्स तैयार किए, 9 टॉपिक्स असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के इंग्लिश ऐसे के पेपर के लिए। आपको पता होगा, जिन लोगों ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर दिया है इंग्लिश ऐसे का, कि 10 टॉपिक से उनमें से एक टॉपिक चूज करना था, 2 घंटे में करना था। उसने चौथा टॉपिक किया, जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझसे मुझसे शेयर की, बाबर अली ने, जो केपीके से बिलोंग करते हैं। और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो इंग्लिश ऐसे का जो रिजल्ट आया, उसमें 388 लोगों में बाबर अली का नाम भी शामिल है, जो कि केपीके से हैं। ये वीडियो बाबर अली की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है कि सर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की तैयारी के लिए जो अकेडमीज तैयारी करवा रही हैं इंटरव्यू की, मैं उसकी फ़ी पे नहीं कर सकता। तो काइंडली आप कुछ वीडियोस बनाएं जिसमें आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की इंटरव्यू की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, एग्जाम ओरिएंटेड, इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएं, और अलॉन्ग विद आंसर्स, ताकि मैं उस वीडियो को देखूं, अपने आप को तैयार करूं, और मैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के इंटरव्यू में क्वालिफाई कर पाऊं।
तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के बाद आपके 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, इंटरव्यू ओरिएंटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सो लेट अस हैव अ स्टार्ट। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इन क्वेश्चन को गौर से सुनना है। और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी कानूनी हैसियत क्या है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये अंडर आर्टिकल 218 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 1973 का जो कानून है उसका जो आर्टिकल है 218, उसके मुताबिक ये एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी 218 आर्टिकल के तहत इस इदारे को बनाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस इदारे की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्राइमरी ड्यूटी क्या है। तो इसका मकसद होता है कि ऑर्गेनाइज करना और इलेक्शंस को कंडक्ट करना, इलेक्शंस को उनको ऑर्गेनाइज करना, इलेक्शंस को कंडक्ट करना कैसे, ऑनेस्टली, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, जस्टली, यानी इंसाफ के साथ। और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो रिगिंग होती है, जो मनूवरिंग होती है, जो मैनिपुलेशन होती है इलेक्शन के अंदर, उसको ख़त्म करना, ये इसकी प्राइमरी ड्यूटी है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से हैं। तो 218 आर्टिकल से लेकर 226 तक, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 और 226, 218 से स्टार्ट करके इंक्लूसिवली 226 तक, 218 भी शामिल है, 226 भी शामिल है। ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली डील करते हैं, इलेक्शंस को डील करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो पाकिस्तान का जो इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका सबसे जो बड़ा हेड होता है जिसको हम कहते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको कौन अपॉइंट करता है। तो उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का सबसे बड़ी फंक्शनरी है, सबसे बड़ा की पोस्ट है, उसके ऊपर जो बंदा तैनात होता है उसको कौन तैनात करता है। तो उसको प्रेसिडेंट तैनात करता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने अरसे के लिए तैनात किया जाता है, 5 साल के लिए। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको तैनात तो प्रेसिडेंट करता है, उसके प्रेसिडेंट के अप्रूवल से वो आता है, लेकिन उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसको भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जरिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए ही उसको रिमूव किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो पूरे पाकिस्तान में एक ही होता है। उसके बाद हर सूबे से, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब, हर सूबे से इसका एक मेंबर होता है। तो यूं 5 मेंबर इसके होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जो 4 मेंबर हैं, हर सूबे से एक होता है, इनको कौन अपॉइंट करता है। तो इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन पहले पार्लियामेंट की कमेटी है वो अ, एक समरी देती है और उसको प्रेसिडेंट अप्रूव करता है। और जो जो हर सूबे का, यानी कि सिंध, केपी के, बलूचिस्तान और पंजाब का जो मेंबर होगा वो सिलेक्ट होगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। उसके बाद आर्टिकल 220, जैसे मैंने बताया 218 से लेकर 226 तक इलेक्शंस को डील करते हैं। तो 220 आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है। 220 आर्टिकल बताता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होंगी पाकिस्तान के अंदर, डीपीओ है, डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार है, कि या महकमा किसी और महकमे में से भी है पाकिस्तान के अंदर, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव लोग हैं, इंतजामी अमूर के पे जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, वो तमाम लोग ड्यूटी बाउंड हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें। इवन के अगर कोई एजुकेशन का इदारा है उसका सीईओ है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है तो उसका सीईओ है। जैसे इलेक्शंस के अंदर आपको पता है एम्बुलेंसेज भी तैयार खड़ी होती हैं, रेस्क्यू 1122 की भी तैयार खड़ा होता है। इस तरह जो टीचर्स होते हैं डेफिनेटली उनकी ड्यूटीज भी लगाई जाती हैं, हेडमास्टर की, एईओज की, सीईओज की, इवन के जो डीईओ होता है एजुकेशन का, डीपीओ जो होता है, डीसी होता है, तमाम जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन वो ड्यूटी बाउंड होते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करें ताकि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और विदाउट रिगिंग, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर इलेक्शंस करवाए जा सके जस्ट वे में, यानी इंसाफ के साथ। तो ये आर्टिकल 220 कहता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 222 क्या है। आर्टिकल 222 ये है कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है इलेक्शंस के हवाले से, कि इलेक्शंस का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की टेक्निक्स क्या होंगी, इलेक्शन के अंदर कोई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, जो कोई डिजिटलाइजेशन करनी है इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को। तो जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी कर सकती है अंडर आर्टिकल
222 222 आर्टिकल के मुताबिक पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है, बिल पास कर सकती है, एक्ट पास कर सकती है। किस हवाले से? इलेक्शंस के हवाले से। तो इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक सेक्रेटरी भी होता है, उसका क्या रोल होता है? तो वो बेसिकली सेक्रेटरीट के अंदर, जैसे हमारा पंजाब का सेक्रेटरीट लाहौर में है, इसी तरह सिंध का सेक्रेटरीट कराची में है, इसी तरह केपीके का सेक्रेटरीट पेशावर में है, इसी तरह बलूचिस्तान का सेक्रेटरीट कोयटा में है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्रेटरी होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, क्योंकि ये पाकिस्तान का इदारा है, फेडरल इदारा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्रेटरीट है इस्लामाबाद में, उसके अंदर जो सेक्रेटरी होता है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, एक इंतजामी अमूर का सबसे बड़ा हेड होता है। तो सेक्रेटरी बेसिकली, उसके बाद यानी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा होता है सेक्रेटरी, और वो बैठता कहाँ है? सेक्रेटरीट में, इस्लामाबाद में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, डीईसी, आप लोगों की पोस्ट है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। आप असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। उसका क्या, वो कौन होता है? तो एक ऐसा ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद वेयर डज असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर फिट इन हायरार्की? ये जो हायरार्की है पूरी, हमने कहा कि सबसे ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसमें सेक्रेटरी भी होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो ये असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस पूरी हायरार्की में, इस पूरे ऑर्गेनोग्राम के अंदर, इस पूरे इंतजामी ढांचे के अंदर जो तरतीब के साथ सीनियर जूनियर ऊपर चले जाते हैं, जूनियर उसकी सीनियर उसका सीनियर, तो और सबसे ऊपर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उसमें ए जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो कहाँ पे फिट होता है? तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम करता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बखर से बिलोंग करता हूं, तो बखर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। बखर, मियावाली, खुशाब और सरगोदा, ये चार डिस्ट्रिक्ट मिलके सरगोदा डिवीजन बनाते हैं। तो जो डिवीजन लेवल पे बैठा होता है उसको हम कहते हैं रीजनल इलेक्शन कमिश्नर। जो डिस्ट्रिक्ट में बैठा होगा उसको कहेंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के भी साथ उसको भी असिस्ट करता है, या इसका ये रोल भी हो सकता है कि ये कमिश्नर जो होता है, जो जो कमिश्नर लेवल पे जो होता है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी ये असिस्ट करता है। तो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो आप इंशाल्लाह भर्ती होंगे, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो इलेक्शन कमिश्नर का सबसे बड़ा हेड होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, उसको भी आप असिस्ट कर रहे होंगे। और आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है कि आप अपने डिवीजन के अंदर, अपने रीजन के अंदर, अपने डिवीजन लेवल के ऊपर जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होगा, आप उसको भी क्या कर रहे होंगे? उसके अंडर काम कर रहे होंगे। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर का आपने वर्ड सुना होगा, जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर का वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है। तो रोल क्या है रिटर्निंग ऑफिसर का? तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के, इनकी जहां पे भी ड्यूटी लगाई जाती है, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब ये है, आप लोगों ने सुना होगा कि नेशनल असेंबली की अलग सीट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं। प्रोविंशियल असेंबली जो होती है उसके अलग इलेक्शन होते हैं। जो प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें बंदा सेलेक्ट होता है तो एमपीए बनता है। जो नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें बंदा सेलेक्ट होता है तो बंदा एमएनए बनता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो ये जो एक हल्का होता है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जहाँ उम्मीदवार काफ़ी खड़े होते हैं और वो आपस में कंटेस्ट करते हैं, तो उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनको कनेक्ट करवाता है कौन? रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका क्या रोल होता है? ये बेसिकली जो एक पोलिंग स्टेशन होता है, उस पोलिंग स्टेशन के अंदर जितने भी इलेक्शन के मामला होते हैं उनको मैनेज करता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रिजाइड करता है एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल पोलिंग स्टेशन होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी तहसीलें होती हैं, हर तहसील के अंदर काफ़ी यूनियन काउंसिल होती हैं, हर यूनियन काउंसिल के अंदर डिफरेंट पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं। तो एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो हेड होगा वो क्या होगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और अगर हमने कहा कि एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल NA 72, NA 92, या फॉर एग्जांपल MP 48, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो जितने भी इलेक्शन होंगे सारे, उनको कौन हेड करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्रेटरीट है ये क्या है? तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो सपोर्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। यानी कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये तमाम लोग जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेल्प करते हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने इलेक्शंस को प्रॉपरली एडमिनिस्टर कर पाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है
जो सपोर्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसके इंतजामी अमूर में। तो ये सेक्रेटरीट है बेसिकली, इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरीट, इस्लामाबाद में है। उसके बाद वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किसे कहते हैं? फ्रेंचाइज का मतलब होता है, आप लोगों ने यूफोन की फ्रेंचाइज, टेलीनॉर की फ्रेंचाइज सुना होगा। फ्रेंचाइज का मतलब होता है इलेक्शन की दुनिया में राइट टू वोट। राइट टू वोट को हम कहते हैं फ्रेंचाइज। तो अडल्ट का मतलब होता है जवान, जो बंदा 18 साल से अबव हो। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि आलमगीर तौर पे, यानी कि पूरी दुनिया में हर किसी को, जो भी अडल्ट बंदा हो उसे राइट टू वोट है, वो वोट कास्ट कर सकता है। तो ये राइट है एवरी सिटीजन का जो 18 साल से बड़ा हो। 18 साल से छोटे बंदे को कहते हैं माइनर, लॉ की लैंग्वेज में MINOR, माइनर, छोटा, नाबालिग। मेजर MAJOR, मेजर या अडल्ट, 18 साल से बड़ा जो बच्चा होता है, सिटीजन होता है, उसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर में जो भी बंदा कोई सिटीजन 18+ एज का है, अडल्ट है, तो उसके उसको ये यूनिवर्सल राइट है, उसका ये बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट है कि उसको राइट टू वोट दिया जाए, कि वोट कास्ट कर सके। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और उसके बाद है डीलिमिटेशन। क्या है? ये एक जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको डिवाइड करना पॉपुलेशन की बुनियाद पे, इसको कहते हैं डीलिमिटेशन। 2022 में ये एक्ट आया था। 2022 में डीलिमिटेशन हुई थी पाकिस्तान में, कि जो आबादी की बुनियादों पे, कि कहाँ पे कितनी आबादी है, आबादी की बुनियादों पे डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, डिफरेंट जो हलके होते हैं, उनको उनको डिवाइड करना पॉपुलेशन की बुनियाद पे, उसको हम कहते हैं डिलिमिटेशन करना। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, MPhil PhD कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर लिमिटेशन और डीलिमिटेशन भी लिखते हैं। तो डीलिमिटेशन का मतलब यही होता है कि आपका जो रिसर्च है वो मखसूस किन मखसूस मखसूस एरियाज को डील कर रही है, डीलिमिट कर रही है, यानी कि आपकी रिसर्च बिल्कुल जनरलाइज नहीं हो सकती, उसको वो किन स्पेसिफिक एरियाज को कर रही है। तो यहाँ पे भी डीलिमिटेशन का वही मतलब है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो किन मखसूस पॉपुलेशन को डील कर रही है, किस मखसूस पॉपुलेशन के लोग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट कास्ट कर पाएंगे। तो दिस इज डीलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है इलेक्टोरल रोल किसे कहते हैं? जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उनकी लिस्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल्स। अगर किसी, आप KPK से बिलोंग करते हैं, आप किसी KPK के किसी रीजन या डिवीजन से बिलोंग करते हैं, और आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है या आपकी कोई तहसील है या आपकी यूनियन काउंसिल है, तो अगर आप रजिस्टर्ड वोटर में शामिल हैं, तो जो आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन जब हो रहे होते हैं तो एक पूरी लिस्ट होती है जिसमें लोग अपना नाम तलाश कर रहे होते हैं कि हमारा नाम इसमें नहीं है, तो फिर लोग दूसरे पुलिस स्टेशन पे जा रहे होते हैं। तो वहां पे वो जो रजिस्टर्ड वोटर की जो लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इलेक्टोरल रोल। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? तो वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही प्रिपेयर करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो उससे पहले एक मैसेज चल रहा होता है कि अगर आपने अभी तक वोट रजिस्टर नहीं करवाया, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे बड़े बड़े इश्तिहार चलते हैं कि आप फलां फलां टैक्स नंबर पे आप अपना नंबर लिखें, ID कार्ड नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट कास्ट है, रजिस्टर्ड आप हैं या नहीं। तो ये काम करें तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, उस पर अगर आप जाए तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज ए वोटर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्टोरल रोल तैयार करता है। और इलेक्टोरल रोल क्या है? लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि नादरा का क्या किरदार है इलेक्शंस के अंदर? तो नादरा बेसिकली वोटर का डाटा प्रोवाइड करता है। जब जब कोई बंदा अपना CNIC बनाता है तो वो नादरा के पोर्टल पे आ जाता है। तो नादरा बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ असिस्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और उनको अपना वोटर का डाटा प्रोवाइड करता है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस डिवीजन के अंदर, इस यूनियन काउंसिल के अंदर, इस मौजा के अंदर, इस खसरा के अंदर कितने लोग जो है वो जमींदार या वोटर बैठे हुए हैं। तो व्हाट इज पोलिंग स्टेशन? पोलिंग स्टेशन क्या होता है? वो जगह जहां पे वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकते हैं उसको पोलिंग स्टेशन कहते हैं। आपको पता होगा। व्हाट इज फॉर्म 45? फॉर्म 45 का आपको पता होना चाहिए। एक पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट होता है वो फॉर्म 45 के ऊपर मुरतब किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो अभी करंट से गवर्नमेंट बैठी है, इसको कहा जाता है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। कुछ लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये तो आपका अपना राइट है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि आप जिस तरफ खड़े हो जाए। लेकिन ये जो अभी गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट है, इसको तंग किया जा रहा है कि ये फॉर्म 47 के ऊपर ये आई है। तो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 क्या है? अगर फॉर्म 45 की बात की जाएगी तो एक पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट जिस फॉर्म पे होता है उसको फॉर्म 45 कहते हैं। और फॉर्म 47 क्या है? कि ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है रिटर्निंग ऑफिसर का।
तो करंट गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है, सिटिंग गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है इसने रिटर्निंग ऑफिसर से अपना रिजल्ट बनवाया। इन्होंने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को नहीं खातिर मिलाया, इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि आप हमें रिजल्ट बना के दें कि हम क्वालिफाई कर गए। तो फॉर्म 47 वो होता है जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है, और फॉर्म 45 वो होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाता है। तो इस गवर्नमेंट ने फॉर्म 45 को प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो टीचर्स थे अमूमन उनको नहीं घास डाली, बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर को कहा है। यानी कि इस जो इलेक्शन जो गवर्नमेंट अभी बैठी है इसको इसके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम ये है कि इसने इसने आरओज के जरिए इलेक्शन करवाया। इसने रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि आप हमें फॉर्म 47 के ऊपर रिजल्ट बना दें कि हम क्वालिफाई कर गए हैं इस खिता से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो और रिजल्ट prepared by presiding officer of a polling station is called form 45, और result of elections prepared by returning officer in a constituency is called form 47, या वो फॉर्म 47 होता है, आप कह सकते हैं सिंपली। व्हाट इज द कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि जितनी भी पार्टीज हैं, इलेक्शन की पार्टीज हैं, या जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो वोटर्स होंगे, या जितने भी लोग खड़े होंगे इलेक्शंस के ऊपर, जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उनके बारे में जो रूल्स होते हैं कि वो किन रूल्स को फॉलो करेंगे और इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, किन रूल्स को फॉलो करते हुए वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि तरीकाकार क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बाय इलेक्शन किसे कहते हैं? इलेक्शन अगर किसी जगह पे कोई बंदा फौत हो जाए, जो पहले सेलेक्ट हो चुका था, सिटिंग एमएनए एमपी था, वो फौत हो गया, या वो कुछ भी हो गया उसको, या उसने विथड्रॉ कर लिया, अगर कोई सीट खाली हो जाएगी, वैकेंट सीट हो जाएगी, उस पर जब जिमनी इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसको बाय इलेक्शन कहते हैं। इसी तरह व्हाट इज द मेजर लॉ विच गवर्नस इलेक्शंस? पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसके ऊपर एक्ट कौन सा डील करता है, उसको रेगुलेट करता है? तो वो है इलेक्शंस एक्ट 2017। तो 17 में ये आया था। और इस एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था? 2017 से पहले भी तो इलेक्शन होते थे पाकिस्तान में। 1970 के इलेक्शन पाकिस्तान में मशहूर हैं, जो 1970s में हुए थे। तो वो कब कैसे होते थे? उस वक्त कौन सा एक्ट था? उस वक्त एक्ट जो था उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1976। ROP, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पी से पीपल, ए से एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। तो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका एक्ट था 1976 में, ये पहले था, फिर 2017 में जाके बना इलेक्शंस एक्ट 2017। उसके बाद वो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करप्ट प्रैक्टिस? इलेक्शन के अंदर करप्ट प्रैक्टिस से क्या मुराद आता है? करप्ट प्रैक्टिस मतलब ये है कि जब आप अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर, जब रिगिंग की जाती है, जब ब्राइबरी रिश्वत दी जाती है कि हमें आप क्वालिफाई कर दें, तो इसको ये सारी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन के अंदर कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस देखने में आती हैं? ब्राइबरी, अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या प्रेशर, और रिगिंग, यानी कि जो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, जो उसमें धांधली की जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे की जाती है अंडर आर्टिकल 62 और 63? या डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? बेसिकली ये है कि अगर कोई कैंडिडेट 62 और 63 के ऊपर पूरा उतरता है, अमीन है, हर लिहाज से उसने अपने एसेट्स डिक्लेयर कर रखे हैं कि मेरे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, तो फिर वो क्या होगा? एलिजिबल होगा। और अगर आप आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है जो इलेक्शन के हवाले से जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, तनाज़ात होते हैं, कॉन्टेस्ट डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो इलेक्शंस को लेकर जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो एक कोर्ट में जाती हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल सीट्स कितनी है नेशनल असेंबली में? तो ये मेरे मुताबिक 336 है। पहले ये 342 हुआ करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन एक्ट 2022 में उसके बाद 4 सीटें इसमें कम करके, बल्कि 6 सीटें कम करके, 5 सीटें कम करके इसको 336 बना दिया गया। आप इसको दोबारा वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अभी नेशनल असेंबली की सीट्स कितनी है। मेरे मुताबिक 336 है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें 336 सीट्स जो हैं, इसमें जनरल सीट्स कितनी हैं? 266। और इसमें विमेन कोटा की कितनी सीटें हैं नेशनल असेंबली में? 60। और आपसे पूछा जा सकता है कि माइनॉरिटी की कितनी सीटें हैं इसमें नेशनल असेंबली में? 10। और आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल असेंबली का टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल का। अमूमन पाकिस्तान में नेशनल असेंबली पूरी हुकूमत हुकूमत 5 साल नहीं कर पाती, क्योंकि मार्शल लॉ लग जाता है या उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है पहले, जैसे इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया। इससे पहले मल्टीपल हुकूमतों को ख़त्म किया जाता रहा। अच्छा, हु डिजॉल्व नेशनल असेंबली को डिजॉल्व कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है ऑन द पीएम एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर जो होता है मुल्क का, वो एडवाइस देता है कि ख़त्म कर दी जाए नेशनल असेंबली, डिसॉल्व कर दी जाए, और प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूवल करता है, और नेशनल असेंबली जो है वो असेंबलियाँ टूट जाती हैं, कौमी असेंबली। उसके बाद टोटल सेनेट की सीट्स कितनी है? पहले ये 60 हुआ करती थी, सॉरी 100 हुआ करती थी, फिर
आपको पता है फाटा को मर्ज कर किया गया केपीके में, वो 25th अमेंडमेंट में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें 18वीं तरमीम मशहूर है, 21वीं तरमीम मशहूर है, और 25वीं तरमीम बड़ी मशहूर है, और 27वीं तरमीम बड़ी मशहूर है। तो जो सेनेट के टोटल मेंबर जो थे वो पहले 100 हुआ करते थे, फिर बाद में जो फाटा को मर्ज कर दिया गया केपीके में तो 4 सीटें कम हो गई। पहले 100 सीट थी, फिर वही 96 सीट्स हैं आजकल सेनेट की। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि केपीके को, सॉरी फाटा को जो केपीके में मर्ज किया गया किस अमेंडमेंट के तहत, वो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर जो अमेंडमेंट है 25th, उसमें किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि 18th अमेंडमेंट क्या थी, तो 18th अमेंडमेंट के अंदर जो जो सूबे हैं उनकी अटोनॉमी दी गई, इनके सूबों को खुद मुख्तियार बनाया गया। और प्रेसिडेंट 18वीं तरमीम के अंदर, 18th अमेंडमेंट के अंदर प्रेसिडेंट के अख्तियारात को कम किया गया, प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात को ज़्यादा किया गया, एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया कि एजुकेशन तमाम सूबे अपनी अपनी डील करेंगे, और प्रोविंशियल अटानमी दी गई कि तमाम सूबे अपने अपनी लिए अपने अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से, हुकूमत के हिसाब से वो क्या होंगे, खुद मुख्तार होंगे। तो टोटल सेनेट की सीट्स पहले 100 थी, जब के फाटा को केपीके में मर्ज किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 25th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये 100 से कम करके 96 सीट्स हो गई हैं। आप इसको मजीद भी वेरीफाई कर लीजिएगा कि सेनेट की इसमें मौजूदा सीट कितनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेनेटर का टेन्योर कितना होता है, तो एक सेनेटर जो है वो 6 साल के बाद रिटायर होता है, और नेशनल असेंबली की जो टेन्योर है वो क्या है, 5 साल है। और रिटायरमेंट का सिस्टम क्या होता है, 50% जो सेनेटर्स होते हैं वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, फिर बाकी जो 50% है वो फिर वो अगले 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो जो 6 ईयर के बाद जो है वो सेनेटर रिटायर हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि चेयरमैन सेनेट कौन होता है, या इसको ये कैसे सेलेक्ट होता है। ये असल क्वेश्चन है कि हाउ इज, ये क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ इज चेयरमैन सेनेट इलेक्टेड, ये क्वेश्चन है बेसिकली। चेयर, एक सेनेट का जो चेयरमैन है वो कैसे इलेक्ट होता है। जितने भी सेनेटर्स होते हैं, एक सेनेट के अंदर जितने भी लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव, वो सेनेटर्स होंगे, वो सेनेटर जो है वो वोट देते हैं और वो सेनेटर सेलेक्ट किया जाता है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है या अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। उस सूबे का जो गवर्नर होता है वो उस सूबे का चीफ मिनिस्टर लगाता है। तो जो जैसे केपी के अंदर अपना चीफ मिनिस्टर है, हमारा पंजाब में अपना चीफ मिनिस्टर है, तो ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं सूबे का, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, उस सूबे का गवर्नर। उससे उसके बाद क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो कैसे इलेक्ट होता है, बाय प्रोविंशियल असेंबली। यानी कि उसको, एक चीफ मिनिस्टर जो है उसको हमने कहा कि इलेक्ट तो, अप्रूवल तो उसकी फाइनल होगी वो तो गवर्नर देगा, लेकिन उस सूबे की जो अपनी असेंबली होगी वो उसका नाम देगी कि ये बंदा हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो फिर जो उस सूबे का गवर्नर होगा वो उसकी को उसकी अपॉइंटमेंट करेगा या उसको अप्रूवल देगा, जो कॉन्सेंट देगा या विलिंगनेस देगा, और उसको वेरीफाई करके उसको अप्रूव करेगा। तो जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने सूबे की असेंबली, यानी अपनी प्रोविंशियल असेंबली से सिलेक्ट होता है, और उसको अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल किसकी होती है, उस सूबे की गवर्नर की। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोविंशियल मिनिस्टर जो होते हैं, एक सूबे के जितने भी मिनिस्टर होते हैं प्रोविंस के, पंजाब के अपने होंगे, सिंध के अपने होंगे, केपी के अपने होंगे, बलूचिस्तान के अपने मिनिस्टर्स होंगे। तो एक सूबे के जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, ये बेसिकली उस सूबे के जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको असिस्ट करते हैं गवर्नर्स के मामलात में। तो एक सूबे के जितने भी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, एमपीएज जो होते हैं, वो उस सूबे के चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं गवर्नर्स के मामलात में। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन था, तो ये एफ एम खान के नाम से एक बंदा मेरे सामने आया है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे 1956 से लेकर 1962 तक, 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1962 में दूसरा आइन आया जो कि अबूरी आइन था, यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन था। तो 1956 से 1962 तक जो बंदा था पाकिस्तान का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका नाम था एफ एम खान। और ये इसके साथ ही आप ये भी याद रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब बना था, 23 मार्च 1956 को। 1956 वो साल है जिस साल में पाकिस्तान का पहला आइन आया था। पाकिस्तान बना 1947 में था, लेकिन 9 साल बाद जाके हमें पहला आइन मिला, हमने पहला आइन बनाया 1956 में। तो 1956 की 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा बनाया गया था। जैसे ही ये इदारा बना उसके बाद पहला जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन था, एफ एम खान। कहीं पे ये डिफरेंट नाम भी है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और इस टाइम मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है पाकिस्तान का, तो इस टाइम जो पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेड है पाकिस्तान में, वो है सिकंदर सुल्तान राजा। और इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, इससे पहले जस्टिस सरदार रजा खान, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान था, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान था। तो मौजूदा कौन है, सिकंदर सुल्तान राजा। इससे पिछला कौन सा था,
इससे पिछले जो था इसका जो फार्मर था वो था जस्टिस सरदार रजा खान। और सबसे पहला कौन था? एफ एम खान। और पाकिस्तान के पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए वो कब कौन से साल में हुए थे? 1970 में हुए थे। उसके बाद एक इलेक्शन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, जैसे कि इंशाल्लाह आप भर्ती होंगे, एक असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की कोर, यानी कि जो प्योर या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है, जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो काम तो उसे लाजमी करना होता है, वो होता है, वो क्या होता है? वो होता है इलेक्शन जब कंडक्ट हो रहे होते हैं, इलेक्शन जब हो रहे होते हैं तो उसमें वो असिस्ट करता है। ये उसका बुनियादी काम है, कोर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एक असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जिस जो इंशाल्लाह आप भर्ती होंगे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका क्या रोल होता है ड्यूरिंग इलेक्शन? तो वो इलेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाता है, मुख्तलिफ जितने भी पर्सनल होते हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उनकी सुपरविजन करता है और उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक्स मतलब गाड़ियाँ देना, उनको सामान पहुँचाना, उसको जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई चीज़ देनी है, कोई पेपर्स प्रोवाइड करने हैं, कोई लाइट्स है, कोई जो उनकी कोई रहायश है या उनकी जो स्टेशनरी है, सब कुछ। तो वो कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है, सुपरविजन का काम भी करता है और लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अ, एक असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके पास कौन सी की स्किल्स होनी चाहिए? उसको कोऑर्डिनेशन का काम आना चाहिए, लीगल अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए कि इलेक्शन कैसे होंगे, फार्म 45 क्या है, फार्म 47 क्या है। इसी तरह उसको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। इसी तरह अगर कोई आपको आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई कंप्लेंट मिलती है, कोई इतराज करता है कि कहीं ना कहीं रिगिंग हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर आप रिपोर्ट देंगे किसको? रिटर्निंग ऑफिसर को। एज ए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर आप अपने रिटर्निंग ऑफिसर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट जो उसका डायरेक्टरेट है या उसका जो सेक्रेटरीट है उसको में आप रिपोर्ट करेंगे कि बतौर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर मुझे मेरी नोटिस में ये बात आई है कि फलां पोलिंग स्टेशन के ऊपर रैगिंग हो रही है। अगर कोई पोलिंग स्टेशन के ऊपर स्टाफ जो है वो एबसेंट है, उसकी ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन वो एबसेंट है, तो फिर आपने क्या करना है? एज ए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर आपसे अगर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, कि आप इलेक्शन का दिन आ गया, ड्यूटियां लगी थी लेकिन अब बंदा जो है वो जिसकी ड्यूटी आपने लगाई थी उनमें से कुछ बंदे एबसेंट है, तो आप फिल फॉर उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो इमीडिएटली अरेंज करेंगे, जो कि आपने पहले वेटिंग लिस्ट पर रखा होगा कि अगर ये बंदा नहीं आता तो दूसरा बंदा उसकी जगह पे अवेलेबल होगा। उसके बाद अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन हो जाए या कहीं कोई झगड़ा हो जाए किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो फिर क्या करेंगे? तो आप पुलिस के साथ, मकामी पुलिस के साथ, वैसे पुलिस की ड्यूटी लगाई भी जाती है वहाँ पे, आप पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि इस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन होगी तो आप उसको आके देखें। उसके बाद वाई इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि इलेक्शन जरूरी क्यों है। बेसिकली ये जमहूरियत की बुनियाद है। जब तक किसी मुल्क में इलेक्शंस नहीं होते और रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, कोई वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अपना ऊपर नहीं आते मुकाबला करके, तो उस वक्त तक उस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं पनप सकती। तो इलेक्शन होते हैं तो डेमोक्रेसी आती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान का जो इलेक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो आप उसमें बता सकते हैं कि इसमें रिगिंग होती है और लो टर्नआउट होता है। टर्नआउट का मतलब है कि कितने लोग अपीयर होते हैं वोट करने के लिए, घरों से कितने निकलते हैं। तो लो टर्नआउट होता है, 60% या 50% वोट टर्नआउट होता है, बाकी 50-60% लोग घरों से निकलते ही नहीं है। उनका इतना यकीन ही नहीं होता कि जो हम वोट देंगे तो जो हमारे वोटों से जो बंदा कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, क्या वो हमारे लिए वो काम करेगा भी सही कि नहीं, हमारी बेहतरी के लिए या हमारी वेलफेयर के लिए या इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर के लिए। लिहाजा वो घरों से निकलना पसंद ही नहीं करते, वो कहते हैं हमने अपना वोट ज़ाया कर देना, किसी को वोट नहीं देना। लिहाजा जब निकलते नहीं है तो कम लोग निकलते हैं और ये लो टर्नआउट, ये भी पाकिस्तान के इलेक्शन का मसला है। और लॉजिस्टिक्स नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, जो है मशीनरी की कमी होती है, वो जो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ इलेक्शन करवाए जाते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, इतने फंड्स नहीं होते, तो रिगिंग, लो टर्नआउट और लॉजिस्टिक्स का ये मसाइल है। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या रोल है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। तो अगर आप इलेक्शन के अंदर हम जवाब देंगे एज ए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो एग्जाम हमारा होगा इंटरव्यू का, उसमें एज ए एस्पिरेंट हम जवाब देंगे कि टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बेसिकली इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस, उसमें ट्रांसपेरेंसी को और उसमें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कहते हैं थोड़े से रिसोर्सेज के साथ थोड़े से टाइम में ज़्यादा काम करना, और ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? फेयरनेस, कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। तो जब एआई का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जब डिजिटलाइजेशन होती है, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हम इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो एफिशिएंसी आती है और ट्रांसपेरेंसी यानी कि फेयरनेस आती है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि रिफॉर्म जो है कौन सी रिफॉर्म इस्लाहात की ज़रूरत है। ई वोटिंग होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्टोरल वोटिंग होनी चाहिए, बजाय इसके कि लोग जो हैं बूढ़े लोग, खवातीन, उनको हम उठा के ले जाएं इलेक्टोरल अपना। हम बात कर रहे थे दोबारा।
मैं आपको दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन को। यस, होपफुली आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी, क्योंकि पहले कुछ इसमें टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। हम बात कर रहे थे कि अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, अगर आप अपीयर होते हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की, अगर आपसे पूछा जाता है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो आप बताएंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को इंश्योर करती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी इस्लाहत आप समझते हैं कि ज़रूरी हैं इलेक्शन के अंदर, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बतौर इदारा कौन कौन सी रिफॉर्म्स लानी चाहिए, तो ई वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, बगैर बजाय इसके कि बूढ़े लोगों को हम उठा उठा के गाड़ियों पे वो लेके जाएं कि आप वोट कास्ट करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, जैसे हम अपने मोबाइल्स पे ऊपर थंब लगाते हैं, तो हम कोई भी ऐप हो, मोबाइल ऐप हो, इवन के बैंक ऐप हो, उसके अंदर हम रजिस्टर हो जाते हैं। हम घर बैठ के एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट कोर्ट्स की, इवन के जो है रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, नादरा का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। नादरा की अपनी एक ऐप है, आइडेंटिटी ऐप है। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। तो ई वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग भी ऑनलाइन होनी चाहिए, और मॉनिटरिंग का प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, यानी ऑडिट होना चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एक लास्ट दो क्वेश्चन जो है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि मैं पब्लिक सर्विस पे बिलीव करता हूँ, मैं चाहता हूँ एज ए पब्लिक सर्वेंट मैं सर्व करूँ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए मैं ट्रू, फेयर, ट्रांसपेरेंट और जस्ट इलेक्शंस करवाऊं, यानी कि जो बड़े ना फेयर होने चाहिए, और करप्ट प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, रिगिंग है और उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वो मैं ख़त्म करूं, और मैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करूं। मैं इसलिए पब्लिक सर्विस के ऊपर बिलीव करता हूं, डेमोक्रेसी भी बिलीव करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एज ए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर काम करूं। और आपसे अगर पूछा जा सकता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताएं, तो स्ट्रेंथ में आप बता सकते हैं कि मैं एक अच्छा लीडर हूं, बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बतौर रिटर्निंग ऑफिसर, बतौर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं तो मैं उनको लीड करूंगा। मैं इंटेग्रिटी मुझ में ज़्यादा है, मैं करप्ट नहीं हूँ, मॉरली भी, फाइनेंशियली भी। तो मैं इलेक्शन जो है वो फ्री, ट्रू, फेयर, ट्रांसपेरेंट और विदाउट एनी प्रेशर करूँगा। मेल प्रैक्टिसेस या जिसको बैड प्रैक्टिसेस कहते हैं उनको नहीं आने दूंगा, आड़े आने दूंगा इलेक्शन के अंदर, और जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने में मैं अपना फाल किरदार अदा करूंगा। अगर आपकी वीकनेसेस पूछी जाती हैं, तो वीकनेसेस में कोशिश किया करें कि ऐसी वीकनेस ना बताएं जो आपकी शख्सियत के साथ हो, बल्कि ऐसी पर्सनल वीकनेस बताएं जो एक लिहाज से पॉजिटिव भी बात हो। जैसा कि आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर वीकनेस ये है कि मैं परफेक्शनिज्म पे बिलीव करता हूँ ओवर द डेडलाइन, कि अगर मुझे कोई डेडलाइन दी जाए कि आपने 5 दिन में काम करना है, तो मैं 5 दिन में बात को नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं उस वक्त तक काम को कंप्लीट नहीं करता जब तक वो काम परफेक्टली ना हो। तो मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं बेहतरीन अंदाज काम करने के अंदर बाद वक़्त अपनी डेडलाइन को नहीं मीट कर पाता। तो अब इसके अंदर अगरचे ये वीकनेस है, लेकिन इसके अंदर आप साथ साथ पॉजिटिव बात भी बता रहे हो कि आप परफेक्शनिस्ट हो, कि आप अपने काम को बेहतरीन ईमानदारी के साथ और कंप्लीट और परफेक्ट वे में करते हैं। तो इस तरह की आपने कोई वीकनेस बतानी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 60 क्वेश्चन जो है, जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, नेशनल असम्बली के हवाले से, सेनेट के हवाले से, और जो जनरल क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन थे। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं करंट अफेयर को भी टच करूंगा, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ और क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। वो भी 60 क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई है किसी भी सेंस में, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो डिफरेंट एग्जाम्स पाकिस्तान में होते रहते हैं, CSS, PMS, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके हवाले से, उनकी तैयारी के हवाले से, इंग्लिश एसेस के हवाले से, इंग्लिश एसे की कोचिंग के हवाले से, जो PMS और CSS में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, और इंग्लिश एसे को कैसे पास किया जा सकता है, प्रेसी को कैसे पास किया जा सकता है, तो कंपैरेटिव एग्जाम्स, उनके लिए हेल्पिंग बुक्स, उनकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, और इसके अलावा मुतफरक जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं PPSC के ज़रिए, FPSC के ज़रिए, NTS के ज़रिए, उनकी तैयारी के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल की वसातत से गाहे बगाहे वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपको कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के एग्जाम की इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या तहसीलदार के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे। यूट्यूब चैनल का जो होम पेज है उस पर आपको वीडियोज़ भी नजर आएंगी, प्लेलिस्ट भी नजर आएंगी, और आपको पोस्ट भी नजर आएंगी। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरे एवोल्यूशन प्लान मिलेंगे, कुछ पोस्टर मिलेंगे, फ्लायर मिलेंगे, जिसमें मेरी पिक्चर होगी, उसके साथ व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए या किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा जो बड़े इंस्ट्रूमेंटल होंगे, यूजफुल साबित होंगे आपके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।